जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से जुड़ा हुआ है। वह टॉपिक है पर्यावरणीय सम्मेलन यानी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन या प्रोटोकॉल। अभी तक जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए सम्मेलन हुए हैं, चाहे वह स्टॉकहोम सम्मेलन हो या पृथ्वी सम्मेलन हो या पेरिस सम्मेलन हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो या क्योटो प्रोटोकॉल हो, इस सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक या दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इससे रहते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि अभी जो ग्लासगो में COP26 का जो कन्वेंशन हुआ था यानी सबमिट हुआ था यानी सम्मेलन हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द की चर्चा की गई थी, वह था जीरो नेट एम्बिशन। जीरो नेट एम्बिशन होता क्या है उसको हम समझा दें। जीरो नेट एम्बिशन का मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देना। भारत ने इसके लिए जो लक्ष्य रखा है 2070 तक, लेकिन यूरोपीय यूनियन द्वारा इस लक्ष्य को रखा गया है 2050 तक। जीरो नेट एम्बिशन का मतलब होता है शून्य कार्बन उत्सर्जन। शून्य कार्बन उत्सर्जन में होता क्या है कि कार्बन में के उत्सर्जन में कटौती नहीं की जाती है, बल्कि जितना कार्बन का हम उत्सर्जन करते हैं उतना ही हम पेड़ लगाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला जो देश है वह अमेरिका है। इसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जान लें, पर्यावरण पर पहला कवायद यानी शुरू हुई थी 1972 में, और वह सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में शुरू की गई थी। मानवीय संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से यह पहला सम्मेलन था, यह पहली अंतर्राष्ट्रीय पहल की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण यानी अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण को हम POP कहते हैं से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक कवायद शुरू किया गया था, जिसे हम इंग्लिश में POPs कहते हैं। POP का मतलब क्या होता है समझ ले, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। या परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक्चुअली होता क्या है, यह लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं, और इसका जो रिसोर्सेस है, जितने भी कीटनाशक दवा हैं या औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिकरण से जो मतलब फैक्ट्रियों से जो भी मतलब रासायनिक पदार्थ निकलते हैं उसमें यह मौजूद होता है। वह हमारे हेल्थ और पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसीलिए 1972 में पर्यावरण से संबंधित जो पहली सम्मेलन हुई थी मानवीय पर्यावरण के तौर पे, वह 1972 में हुई थी। और यह जो कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया यानी लागू किया गया। यह POPs कीटनाशक और औद्योगिक रसायनों में मौजूद रहते हैं, जैसे DDT, एल्ड्रीन वगैरह जितने भी हो गए POPs यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का उदाहरण है। और इसी को कम करने के लिए, ताकि यह पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण के तौर पे फैले हुए हैं, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को यह नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी को मतलब कम करने के लिए यह सम्मेलन बुलाई गई थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था उभर कर आया, उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी स्थापना यानी नींव जो बुनियाद जो रखी गई 1972 में यहीं पे रखी गई। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया नैरोबी में, केन्या के प्रमुख शहर नैरोबी में। मानव पर्यावरण पर एक घोषणा पत्र यानी ब्लूप्रिंट, एक डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की गई थी मानव पर्यावरण पर 1972 में ही किया गया था। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तैयार करने वाली संस्था माना जाता है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, यह वैश्विक पर्यावरण एजेंसी है। एक ऐसी अथॉरिटी है जो शीर्ष वैश्विक प्राधिकार है, और यह जो है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग या जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मतलब इश्यूज होंगे उस पर दुनिया का सबसे प्रमुख और मेन अथॉरिटी माना जाता है, जिसे हम यूनेप कहते हैं। तो यूनेप की भी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में हुई थी।
यूनो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी तैयार किए जाते हैं, जैसे एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है, इसको भी समझ लीजिए। और इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को माना गया है। तो यह जो रिपोर्ट जो जारी करता है, इसी के अधीन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अधीन तैयार किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है शीर्ष वैश्विक प्राधिकार है, यानी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल अथॉरिटी है पर्यावरण से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और यह प्रोटोकॉल शुरू हुआ था 1987 में, 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू हुआ। और मॉन्ट्रियल एक्चुअली शहर है कनाडा का, और इसमें जो है ओजोन परत को छिन्न करने वाली पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए संधि लगाई गई। यानी कहने का मतलब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डायरेक्ट संबंध है ओजोन परत जो है समताप मंडल में पृथ्वी के एक ऐसा मंडल जहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद है, उसको छिद्र करने वाली जो भी मतलब उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वह सबसे ज़्यादा घातक और नुकसानदायक होता है ओजोन के लिए। ओजोन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को वह अवशोषित करता है, हमारे यहाँ पहुँचने तक अवशोषित करके रोकता है, ताकि वह ज़्यादा हमें नहीं पहुँच पाए, उसे वह छान कर रखता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को छीन करने वाली, यानी ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। इसके उत्सर्जन पे कमी लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 16 दिसंबर 1987 को। और 16 दिसंबर को ही उसी दिन से प्रत्येक 16 दिसंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज़ और जान लें कि 5 जून 1972 को जो स्टॉकहोम में एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कन्वेंशन बुलाया गया था, तो उसी 5 जून से प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु भी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहल की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग होता एक्चुअली क्या है, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन पृथ्वी पे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो रहा है। तो इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग पे विशेष चर्चा ना करके अगले वीडियो में करेंगे। अब हम लोग 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन पे चर्चा करेंगे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का अन्य नाम है रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील के शहर था, 1992 में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के अंतर्गत इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण कंसेप्ट उभर कर सामने आए, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी। इसी के अंतर्गत CBD और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट और एजेंडा 21 आया, जिस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन होता क्या है, थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट जान ले। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसका इफ़ेक्ट महत्वपूर्ण माना जाता है। और ग्रीन हाउस गैस तो एक्चुअली नेचुरली ढंग से काफ़ी लाभदायक था, चूँकि पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पे जीव जंतु नहीं होते, चूँकि पृथ्वी ठंड हो जाती। लेकिन इसका एक लेवल है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इंडस्ट्रीज़ लगातार बढ़ रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, इसलिए इस ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में वृद्धि हो रहा है और इसका गलत प्रभाव पृथ्वी के तापमान पर बढ़ रहा है। और उसको नियंत्रित करने के लिए यह कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक एक कंसेप्ट उभर कर सामने आई। यह एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है,
जो जिसकी नींव 1992 में रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से निजात दिलाना। और इसकी जो वार्षिक बैठकें होती है जिसे हम कोप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की जो वार्षिक बैठक होती है जिसे हम कोप कहते हैं। कोप का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़। इसके जितने मेंबर हैं उन लोगों की बैठकें होती है जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग, उसे हम कोप कहते हैं। अब तक लगातार जलवायु परिवर्तन पर 26वें सम्मेलन का आयोजन हो चुकी है, यानी कोप 26 ग्लासगो में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज पे एक फ्रेमवर्क तैयार हुई और यह जो देन है वह रियो समिट का देन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी की कड़ी में क्लाइमेट चेंज को लेकर के UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल हुआ 1997 में जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, या मेनली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह प्रोटोकॉल तैयार की गई थी। और यह प्रोटोकॉल बुलाया गया था 1997 में क्योटो में। क्योटो जापान की शहर है, लेकिन यह प्रोटोकॉल लागू किया गया 2005 में और इसके 2 फेज़ में लागू हुआ। 2008 से 12 तक प्रथम फेज़ और 2012 से 20 तक दूसरा फेज़ माना जाता है। तो 8 से 12 तक विकसित देशों को 1995 के स्तर तक के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 5% कम करना था और सेकेंड फेज़ में विकासशील देशों को बाध्यकारी कानूनें लागू कर दी गई। चूँकि विकासशील देश जो हैं वह अपने विकास की गति में हैं, जो विकसित देश हैं अंधाधुंध फैक्ट्रियों का वह निर्माण कर रहे हैं ताकि वह अधिक से अधिक विकसित हो सके। वैसी स्थिति में उनके यहाँ कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब विकासशील देश को विकसित होना है, लेकिन उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम अगर कर देते हैं तो उनकी विकास की गति रुक जाएगी। इस कारण यह जो प्रोटोकॉल है वह असफल रहा। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण शब्द सामने उभर कर आया, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट और कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है यानी कार्बन का व्यापार। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को लिमिट कर दिया गया, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो। मानते हैं कि अमेरिका को कार्बन उत्सर्जन करना है 100 मिली टन, अब भारत को भी करना है 100 मिली टन। अगर भारत 50 टन कार्बन का उत्सर्जन करता है, अमेरिका 100 टन करता है, तो इसका मतलब अमेरिका से भारत 50 टन कम करता है। तो 50 टन कम करता है यानी यहाँ इसके पास कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम हो रही है, यानी इसके पास औद्योगिक धंधे नहीं हैं, कम है, या यह विकासशील देश है, इसके पास प्राकृतिक संसाधन अधिक है, वन अधिक है। वैसी स्थिति में 50% जो कम उत्सर्जन कर रहा है तो इसके पास एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट होगा और यह विकसित देशों को आसानी से बेचकर पैसा ले सकता है। अर्थात इसे एनवायरनमेंट में जितना कार्बन उत्सर्जन के लिए लिमिटेशन रखी गई उससे कम इसने उत्सर्जन किया, जबकि विकसित देश या यूरोपीय देश ने ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया। वैसी स्थिति में जो विकसित देश हैं या यूरोपियन कंट्री हैं या अमेरिकन कंट्री हैं, उन्हें भारत या विकासशील देशों से क्रेडिट करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट कार्बन क्रेडिट इसे हम कहते हैं। इसका ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट आया 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में आया। अब इसी की कड़ी में नेक्स्ट जो है एक समझौता हुआ 2015 में, जिसे हम पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं। यह प्रभावी हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया 2016 में और इस पर 195 देशों ने हस्ताक्षर किया। इसका भी मूल जो काम था वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड के स्तर तक को कम करना था 2030 तक, और कम से कम 1.5 डिग्री तापमान को कम करना था औद्योगिक समय के अंतर्गत। लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए एक समान रूप से इसमें नियम लागू कर दिए गए और एक शब्द इसके साथ उभर कर आया जिसे नेट जीरो एमिशन कहते हैं। नेट जीरो एमिशन की चर्चा हम अगले वीडियो में करना था, लेकिन कर देते हैं। नेट जीरो एमिशन का मतलब हो गया
शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यानी भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2070 तक और यूरोपीय यूनियन 2050 तक रखा है। दुनिया का वह देश जो नेट जीरो शून्य उत्सर्जन यानी कार्बन का करने में वह महारत हासिल कर लिया है। एक्चुअली होता क्या है, नेट जीरो एमिशन होता क्या है, यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन होता क्या है। जैसे कि कोई देश अपने कार्बन की उत्सर्जन में कटौती नहीं करेगा, लेकिन जितनी कार्बन की उत्सर्जन करेगा उतना पेड़ को लगाएगा। तो भूटान और सूरीनाम एक ऐसे देश है जिनका जो है नेट जीरो एमिशन जो है वह नेगेटिव है, यानी वहाँ बेहतर स्थिति में है। तो यह जो दो कंसेप्ट नेट जीरो एमिशन का या कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल में आया, और नेट जीरो एमिशन जो आया वह आया पेरिस समझौते में। और एक चीज़ और देखेंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। अगर कोई देश विकसित देश है और विकासशील देशों में अपना पूंजी इन्वेस्ट करके वह ग्रीन और क्लीन एनर्जी दे करके उस देश से कार्बन क्रेडिट ले सकता है और कम कार्बन उत्सर्जन करने में सहयोग कर सकता है। लेकिन विकासशील देशों के पास क्लीन एनर्जी नहीं है और ना ही ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी की उपयुक्तता है। एक वैकल्पिक एनर्जी है, जैसे आप सोलर एनर्जी को ले सकते हैं, बायो एनर्जी को ले सकते हैं, आप वाइंड एनर्जी को ले सकते हैं, यानी पवन ऊर्जा को ले सकते हैं। यह काफ़ी महंगी एनर्जी होती है जो विकासशील देशों के पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो पेरिस में जो सम्मेलन हुए थे उसमें एक समझौता हुआ कि विकसित देश क्लीन एनर्जी के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए अपने विकासशील देशों को फंडिंग मुहैया कराएगा। अब इसी में रियो समिट में एक और शब्द उभर करके कंसेप्ट सामने आया, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट होता क्या है, इसको जान ले कि प्राकृतिक के साथ बिना छेड़छाड़ किए भावी पीढ़ी के लिए एक एजेंडा तैयार करना। जैसे सस्टेनेबल अवधारणा उस समय आई जिस समय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी प्राकृतिक संसाधन का दोहन किए बिना हम अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक क्षति भी नहीं हो और पर्यावरण को क्षति नहीं हो। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा ही एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत एक और कंसेप्ट को हम देखेंगे, कार्टागेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल 2010। कार्टागेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है जैव विविधता से है और नगोया प्रोटोकॉल का भी संबंध जो है जैव विविधता से है। और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में अस्तित्व में आया, मतलब प्रोटोकॉल हुआ, और कार्टागेना जो प्रोटोकॉल है सन 2000 में हुई। और इसमें CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ एक कंसेप्ट उभर कर सामने आया और 1992 में कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जैव विविधता को बैलेंस रखने के लिए, और उसी के रिगार्डिंग नगोया और कार्टागेना प्रोटोकॉल हुई है। तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसका विषय वस्तु क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया। फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।